हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप, उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी में हर रोज की तरह आपके लिए लेके आया हूं सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज तीसरा लेक्चर। हम आपको एबीएस बहुत ही मन से करा रहे हैं और आज उसका तीसरा लेक्चर, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट नंबर 30 हम आज लगाने वाले हैं। और हम प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट के माध्यम से ही आपको पूरी एबीएस मतलब पर्यावरण को अध्ययन करा देंगे। हमारी उम्मीद है कि एनसीईआरटी से आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का छूटने वाला नहीं है। इतना हम पर विश्वास करिए। एक एक करके आपके एग्जाम से पहले पूरा एबीएस सीडीपी हम लोग आपको करा देंगे, ठीक है ना। तो आज बिना कुछ समय वेस्ट हुए चलते हैं बेटा। देखो, इससे पहली क्लास हमारी पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, काफी अच्छी क्लासें हैं। आप वहां से अपना अच्छा स्कोर इकट्ठा कर सकते हो। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इन्वायरमेंट में, वो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, मतलब ट्री एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो देखो, वृक्ष के बारे में क्या कहा है कि भाई वृक्ष एक मुख्य तना ट्रंक होता है। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। वृक्ष को कोई भी रूप आप दे सकते हो। वृक्ष में तना भी होता है, पत्तियां भी होती हैं, बेल भी होता है, ठीक है ना। और कली भी होती हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होता है, जड़ भी होती हैं। ये सब वृक्ष के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब वृक्ष को मानव अपने लिए किस किस, दो वृक्ष का तना भी यूज करता है, छाल भी यूज करता है, पत्तियां भी यूज करता है, फल भी यूज करता है, फूल भी यूज करता है, कली भी यूज करता है, जड़ भी यूज करता है, ठीक है ना। कई बेल वाली जड़ होती है, शकरकंद जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जड़ को यूज करते हैं, प्याज की जड़ को यूज करते हैं, करते नहीं करते। तो इस तरह से हम ये देखना है कि हम किस किस चीज को अपने लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, उनकी पहचान के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो मैं पढ़ूंगा वो झाड़ी के बारे में पढ़ूंगा। देखो, ट्री में जैसे आप समझ रहे हो, आम और बरगद ये सब क्या होते हैं, ये पेड़ ही तो होते हैं। इनके पूछ लेगा कई बार आपसे। वहीं झाड़ियों में अगर बात करें तो ये केंद्रीय तना नहीं होता। झाड़ियों में ध्यान रखना, इनका केंद्रीय तना नहीं होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे गुलाब एक झाड़ी के अंतर्गत आता है, मेहंदी जो होता है वो भी झाड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं शाक की बात करूं, हर्ब्स की बात करूं, तो इसका तना कोमल होता है और हरा होता है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, जैसे पालक और सरसों, ठीक है ना। उसके साथ साथ घास की बात करूं, ग्रास, इसकी मजबूत जड़ें होती हैं घास की, ये मिट्टी के अंदर जकड़ी हुई रहती हैं, ठीक है ना। बिसरपी लता क्या होती है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इस बार भी उम्मीद है कि भाई क्रीपर प्लांट्स क्या होते हैं। तो जो जमीन पर फैलते हैं उन्हीं को कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये कद्दू क्या है, क्रीपर प्लांट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। देखो, ये सब जो बेल वाले होते हैं ये क्या है, क्रीपर प्लांट है। आप देख रहे होंगे, ये खीरा है, ये तरबूज है, ये सब बेल वाले हैं, ठीक है ना, जमीन पर फैलते हैं। जैसे कद्दू, खरबूज, लौकी, खीरा, तरबूज, ये सब किस में आते हैं, क्रीपर प्लांट में आते हैं, ध्यान रखना। आरोही लता क्या होता है, तो क्लिम्बर प्लांट्स क्या होते हैं, तो कह रहा है इसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ना। जैसे अंगूर, ये ऊपर चढ़ते हैं सहारा लेकर के किसी न किसी का, रस्सी के माध्यम से। घरों में नहीं देखा आपने, रस्सी बांध देते हैं डोरी वगैरह, उस पर ये चढ़ जाते हैं अंगूर की बेल वगैरह, या किसी पेड़ पर टांग देते हैं तो वो पेड़ का सहारा लेके टंगे रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे करेला है, अंगूर है, मटर है, ये सब क्या होते हैं, सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में आते हैं, आरोही लता में आते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, वृक्ष में क्या क्या होता है, झाड़ी क्या, साग क्या, घास क्या, बिसरपी लता क्या। मैंने बताई थी बिसरपी लता क्या बेटा, काफी इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना। और इसके बाद आरोही लता, ठीक है ना। क्रीपर प्लांट्स और क्लम्बर प्लांट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। चलते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है भौतिक विशेषताओं के आधार पर, फिजिकल फीचर के आधार पर कद्दू किसको पूछा है, तो कद्दू को पूछ लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पंपकिन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज ए, क्लम्बर में, सर्ब में, क्रीपर में, या हर्ब में। तो मैंने आपको बताई थी क्रीपर। देखो, आप देख सकते हो, क्रीपर मतलब बिसरपी लता, ये मैंने आपको यहां पढ़ाया भी है। कद्दू किसके अंतर्गत आता है भाई, कद्दू बिसरपी लता के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर बड़े ही आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्रीपर प्लांट्स क्या होते हैं भाई, जो बेल के माध्यम से फैलते हैं। किसके माध्यम से, बेल, खीरा फैलता है, तरबूज फैलता है, ककड़ी फैलते हैं, फैलते नहीं फैलते, कद्दू फैलता है। तो कद्दू इसका क्या हो जाएगा, क्रीपर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज के बारे में बात करें, सीड्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख रहे होंगे, ये तरह तरह के, गेहूं है, मक्का है, ठीक है ना, मटर है, धान है, ये तरह तरह के आपके पास क्या दे रखे हैं,
ये तरह तरह के आपके पास सीड्स दे रखे हैं, बीज दे रखे हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है सूखी लौकी के बीजों को रखना, ठीक है ना। काली मिर्च, सौंफ आदि के बीज रखना, तो इन सब के बीज होते हैं। पूछ लेगा कई बार किसके बीज होते हैं, किसके बीज नहीं होते। कह रहा नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होते हैं। कह रहा है कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित होता है। तो एक कह रहा है कि आप बीज को कपड़े में क्या कर दो, बंद कर दो और उसे भिगोने के लिए रख दो, और एक ऐसे पानी में गला के रख दो। तो पहले जो अंकुरित होगा वो कपड़े से भीगा हुआ, आप ध्यान रखना, कपड़े से भीगा हुआ पहले अंकुरित हो जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ ही कह रहा बीज को सही तापमान, जल, वायु की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, सही टेम्परेचर और जल की आवश्यकता होती है, वायु की, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा सूर्य का प्रकाश हर बीज के लिए, अंकुरण के लिए जरूरी नहीं होती। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सनलाइट होती है, जो सूर्य की लाइट होती है, ध्यान रखना, सन की जो लाइट होती है वो आवश्यक नहीं है हर बीज के लिए, आवश्यक नहीं है कि भाई हर बीज क्या हो जाएगा, उससे अंकुरित होगा, नहीं। ये आप नोट कर लेना, कई बार गलतियां हो जाती हैं कि नहीं सूर्य का प्रकाश भी बीज को अंकुरित करने के लिए आवश्यक होता है। तो बिल्कुल भी नहीं, आप दिमाग में डाल लो, हर बीज को अंकुरित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। फिर किसकी आवश्यकता होती है, तो हमने आपको बताया था तापमान की आवश्यकता होती है, भाई सही टेम्परेचर होना चाहिए, जल होना चाहिए, क्या बताया था, जल होना चाहिए, तीसरा वायु होनी चाहिए। ये तीन चीजें मोस्टली होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर कह रहा बिना बीज के उगने वाले पौधे, तो गुलाब के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती, केला के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती, आलू, ठीक है ना, मनी प्लांट, एलोवेरा, पाइनस और फर्न, फर्न भी आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, इनके लिए आवश्यकता नहीं होती। तो अब देखो क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। मैं आपको बारीकी से धीरे धीरे एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको ईवीएस करा दूंगा, ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप बस तैयार कर लेना और मॉक टेस्ट लगा लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट तो वैसे मैं भी लगवा रहा हूं साथ ही साथ आपसे, ठीक है ना। तो कह रहा है जर्मिनेशन ऑफ सीड कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ, कह रहा है सनलाइट, एयर, ह्यूमिडिटी या मॉडरेट टेम्परेचर। तो देखो एयर की आवश्यकता होती है, ये मैंने बताया था, और इसमें कह रहा है एब्सेंस, अनुपस्थिति, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है और मॉडरेट ताप की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती, सनलाइट की। तो आप ध्यान रखना, बीज को अंकुरित होने के लिए सनलाइट की कोई ज्यादा आवश्यकता हर बीज के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। अब आपको दे कौन कौन रखे हैं, तो आपको दे रखे हैं, देखो एक तो आपको करेला दे रखा है, तो करेला के अंदर भाई बीज होते हैं, ठीक है। एक आपको खीरा दे रखा है, तो देखो ये यहां करेला नहीं दे रखा दो ऑप्शन में, तो ये तीन इसमें नहीं दे रखा, तो ये तो होगा नहीं आंसर, ठीक है ना। फिर खीरा में बीज होते हैं, आपको पता है, चीकू में भी बीज होते हैं, और भाई भिंडी में भी बीज होते हैं, प्याज में बीज नहीं होते। तो प्याज वाला ऑप्शन काटिए, प्याज वाला कौन सा है, देखो प्याज वाला ऑप्शन ऊपर वाला ही है, और किसी में प्याज है ही नहीं है, ठीक है, और किसी में नहीं है। नाशपाती में बीज होता है अंदर, आपने देखा होगा, और देखो आलू में बीज नहीं होता, तो देखो आलू वाला ऑप्शन काटिए। आलू वाला देखो एक तो ये सेकंड हो गया, ये नहीं होगा, और देखो थर्ड हो गया ये, तो फिर बचा कौन सा आपके पास, तीसरा ऑप्शन बचा, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, ठीक है ना। बिटर गॉड, कुकुम्बर, सेपोटा, ओकरा, पियर और टमाटो, इनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ध्यान रखना। और यही पूछा उसने किसमें सीड्स नहीं होते। तो एकदम आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट हम देखते हैं, बिना बीजों के उगने वाले पौधे, बिना बीजों के उगने वाले पौधे मतलब जिनके लिए बीजों की आवश्यकता नहीं होती, प्लांट दैट ग्रो विदाउट सीड्स आर, कह रहा विदाउट सीड्स के ग्रो नहीं करते, कौन से हैं, मतलब ग्रो करते हैं। एप्पल, पाइनस, देखो एप्पल के लिए बीज की आवश्यकता होती है, पाइनस के लिए भी बीज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। फर्न के लिए बीज की आवश्यकता देखो टूनेस के लिए होती है, लेकिन फर्न के लिए नहीं होती। किसके लिए नहीं होती, फर्न के लिए बीज की आवश्यकता
नहीं होती। आप यहाँ देखिए, देखो यहाँ देखिए, फर्न के लिए बीज की आवश्यकता नहीं, बिना बीज के उगने वाले, देखो ये दिख रहा है फर्न, इसके लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती। और उसने कहा है, यहाँ पूछा है बिना बीज के उगने वाले पौधे, तो फर्न इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फर्न क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो निम्न, आप देखो एक चीज और बताओगे, ये कंफ्यूजन करेगा, पाइनस बीज के उगता है या नहीं उगता, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हो तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। पाइनस है या नहीं, मैं तो कह रहा हूं है, लेकिन आप बताइए है या नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोपेगेट्स थ्रो सीड्स। कह रहा कैलकुलेशन, पोटाटो, लीफ और कैबेज, राइस, व्हीट, ओट्स, पोटाटो, रोज, शुगर केन, व्हीट्स, शुगर केन और राइस। तो ध्यान रखना इसमें जो आंसर होगा वो राइस, व्हीट और ओट्स, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, ओट्स। कह रहा है इन पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है, इनके लिए बीज की आवश्यकता होती है तब इनका, देखो गन्ने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती है, यहीं कट जाएगा। देखो ये भी गन्ना ही है, ठीक है ना, इसके लिए भी बीज, तो आलू के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती, तो आलू के लिए भी आवश्यकता नहीं होती। तो अपने आप ही आंसर आपको, तो पत्ता गोभी जो होता है ये भी गलत हो जाएगा, इसके लिए भी, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा भाई, आंसर आपके लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट क्रॉप्स आ गई। अगला टॉपिक है आपके सामने क्रॉप्स, फसलें, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ हम आपको धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, इन सब फसलों के बारे में जानकारी देंगे। खरीफ की देखो फसलें दो प्रकार की होती हैं, एक तो रबी की फसलें और एक तो रबी की फसल, आपको पता ही है। ठीक है भाई, एक खरीफ की फसल होती है, किसकी होती है, खरीफ की। वैसे एक और होती है जायद, जायद की, तीसरी जो होती है वो जायद की फसल होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी में कोई जानकारी नहीं है इसीलिए हमने रखा नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में बेसिक सी बातें हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है ना, कह रहा है खरीफ की, पहले खरीफ को डिस्कशन करते हैं। जून और जुलाई के महीने में क्या की जाती है, ये बोई जाती है। ठीक है ना, कब बोई जाती है, जून और जुलाई मंथ में साथियों ये क्या की जाती है, बोई जाती है। कह रहा है वे फसलें जो मानसून के प्रारंभ में बोई जाती हैं, जब मानसून की शुरुआत होती है तब बोई जाती हैं। ठीक है ना, कह रहा है खरीफ, और हमारे यहाँ मानसून आते ही 1 जुलाई से क्या हो जाते हैं, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक है ना, आसपास 1 जुलाई के आसपास हमारे यहाँ मानसून आ जाते हैं। कह रहा खरीफ फसलें दो कारकों पर निर्भर करती हैं, ध्यान रखना, एक तो समय पर खरीफ की फसलें और एक वर्षा जल पर, इसमें वर्षा जल की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। कटाई कब की जाती है, तो नवंबर दिसंबर में इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। कई बार सितंबर अक्टूबर भी आंसर दे रखा होता है, तो ध्यान रखना लगभग नवंबर दिसंबर के करीब में। ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। कह रहा बुआई का समय, कह रहा है भारत के विभिन्न राज्यों में मानसून के आगमन पर, जब भी मानसून आते हैं उस समय बोया जाता है। कह रहा मानसून पर निर्भर करता है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, कह रहा में बीज जून महीने में बोया जाता है। तो आपको पता ही है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये हरित क्रांति के क्षेत्र हैं। जब 1965-66 में हरित क्रांति भारत में लागू हुई थी तो इन्हीं राज्यों ने ज्यादा इसका विकास किया था। ठीक है ना, कह रहा धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, सोरंगम, गन्ना, सोरंगम ज्वार होता है, ध्यान रखना, सोरंगम क्या होता है, ज्वार होता है, आप लोग ध्यान रखना। और कपास, ये सब फसलें किसकी हैं, खरीफ की फसलें। आप देख रहे होंगे धान खरीफ में आता है, ठीक है ना, मक्का खरीफ में आती है, कपास खरीफ में आता है, सोयाबीन भी खरीफ में आता है, मूंगफली भी आती है, गन्ना भी आता है। ठीक है, जून से सितंबर में ये क्या किए जाते हैं, बोए जाते हैं। ठीक है ना, वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं और लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करीब में काट दिए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, इस चीज को आप आगे कह रहा है रबी की फसलें कब बोई जाती है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये बोई जाती है रबी की। ठीक है ना, कह रहा जो फसलें शीतकाल में प्रारंभ होती, ठंड के समय अब बोई जाएंगी, में बोई जाती हैं, ये फसलें वर्षा के पैटर्न पर निर्भर नहीं करती। बस इस चीज को ध्यान रखना, खरीफ की फसलें वर्षा के पैटर्न पर निर्भर कर रही थी, मानसून के आने से प्रारंभ हो रही थी। ठीक है ना, लेकिन ये रबी की फसलें वर्षा पर कोई निर्भर नहीं करती, ठंड में बोई जाती हैं, ये ध्यान रखना। जब टेम्परेचर कम होता है उस समय बोई जाती हैं, सिंचाई के माध्यम से इन फसलों को ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना, और गर्मियों में इनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है टेम्परेचर ज्यादा होने पर। कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में इसकी क्या होती है, कटाई होती है। सिंचाई का वह मुख्य कारक जिस पर इनकी उचित वृद्धि निर्भर करती है,
क्योंकि रबी की फसलों की खेती शुष्क मौसम में होती है। ठंड का मौसम शुष्क ही होता है ना। एक ही प्रकार की फसल उगने और केमिकल का प्रयोग ज्यादा करने से, खाद जो होते हैं उनका प्रयोग ज्यादा करने से जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। बंजर जमीन मतलब उसकी उर्वरता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उर्वरता जो होती है, फर्टिव पावर, वो खत्म हो जाती है और उसी भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा आलू है, जौ है, चना है, सरसों है, गेहूं है, मटर है, बरसीम है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही मैं जायद की बात करूं तो आप लोग ध्यान रखना, जायद की जो फसल होती है, खीरा है ना, ककड़ी है, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, वर्षा नहीं होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। हालांकि उसी समय आती है ये। तरबूज है, खरबूज है, तरबूज, खरबूज, कई चारा जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, चारा जो होता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, जायद के अंतर्गत। ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन को डील करें तो क्वेश्चन कह रहा है खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है, ये मैंने बताया ही था। कह रहा है ये मानसून की फसल भी कहा जाता है, इसीलिए मानसून। कह रहा निम्न में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है। ये बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर सो एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन एंड आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून क्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो कह रहा है पेडी, मेज, सोरंगम, मिलेट। दूसरे में कह रहा है ग्रेम, व्हीट, पीस, मस्टर्ड, व्हीट, पीस, मस्टर्ड और कॉटन। कह रहा है ग्रेम, पेडी, कॉटन और मस्टर्ड। तो आप जब आंसर को सिलेक्ट करोगे तो इसमें धान, मक्का, सोरंगम मतलब ज्वार, सोरंगम को क्या कहते हैं, ज्वार, ये इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि खरीफ की पूछ रहा है, गेहूं खरीफ में नहीं आता है इसीलिए ये कट जाएगा। देखो गेहूं की वजह से ये भी कट जाएगा, नहीं समझ में आ रही, और कपास की वजह से तो ये भी कट जाएगा, इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, एक इसका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों के आधिक्य का मतलब ज्यादा प्रयोग करता है करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मिट्टी को क्या होगा। कह रहा इफ अ फार्मर रिपीटेडली ग्रो पैडी, धान क्रॉप्स बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का भी यूज, पेस्टिसाइड का भी यूज कर सकता है इन हिज फील्ड, देन ड्यू टू दिस बिहेवियर द सॉइल ऑफ हिज फील्ड deteriorates। तो कह रहा है will be suitable on a paddy crops, will be fertile for many crops in a year, will be fertile for smaller crops also, will be become barren। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि भाई भूमि जो है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और बंजर भूमि का मतलब मैंने बताया था कि भाई उसकी जो फर्टिव पावर है, जो फर्टाइल है, वो फर्टाइल खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, जिससे उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा, है ना, उत्पादन गिर जाएगा। साथ ही साथ कह सकते हो जो उपज होती है, उपज भी गिर जाएगी। ठीक है ना, तो उस खेती को कहते हैं बंजर खेती। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट काफी अच्छा टॉपिक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। आप ये देख रहे होंगे, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के फोटो दिखाई दे रहे हैं। ये काफी घने होते हैं, ध्यान रखना, काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं, जमीन पर इनकी सूर्य की छाया भी नहीं आती है। ठीक है ना, पत्ते चौड़े हो जाते हैं क्योंकि ये उस क्षेत्र में होते हैं जब वर्षा ज्यादा होती है। बेसिकली अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो देखो, मैं इसके बारे में हल्का यहाँ डिस्कशन कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा पेज बचा हुआ है। देखो ये अर्थ होती है, आप लोग जानते हो, ये अर्थ होती है। अर्थ को बीचों बीच से काटने वाली रेखा को 0 डिग्री रेखा कहते हैं, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसे इक्वेटर लाइन भी कह सकते हो, इक्वेटर लाइन। अगर फिर भूमि को 2 भागों में बांट रही है इसीलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये 3 नाम है। ठीक है ना, साथ ही साथ देखो इसके 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा होती है। क्या होती है, कर्क रेखा। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ठीक है बेटा। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, कहाँ होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। वैसे ही सेम नीचे 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा, ठीक है बेटा। और ऊपर जो होता है वो आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री पर नॉर्थ पर जो होता है, इसे हम आर्कटिक व्रत कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आर्कटिक, आर्कटिक व्रत, ठीक है। और जो नीचे 66.5 पर होता है, ठीक है ना, 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है बेटा, ये अंटार्कटिक व्रत होता है। क्या होता है? अंटार्कटिक व्रत। ये तो मैंने बेसिकली अच्छांशी विस्तार बताया है आपको, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं केवल विषुवतीय क्षेत्र की। देखो ये जो क्षेत्र है ना, आपको 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री, ये क्षेत्र जो होता है, यहाँ निरंतर सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य 23.5 डिग्री ऊपर से, 23.5 डिग्री यहाँ से और 23.5 डिग्री दक्षिण तक, यहाँ तक सूर्य का मूवमेंट होता है केवल। तो यहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं और यहाँ दिन रात वर्षा होती है, कह सकते हो सालों भर वर्षा होती है। यहाँ क्या होती है बेटा? सालों भर वर्षा होती है। क्या होती है? सालों भर वर्षा। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? विषुवतीय प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उष्ण, जो गर्मी ज्यादा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, इसीलिए कि हर समय हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी साल वर्षा पड़ती है और बरकरार नमी बनी रहती है। तो इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आप गौर कर लो, ठीक है। ऊपर 90 डिग्री ध्रुव होता है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक है बेटा। नीचे जो होता है वो 90 डिग्री साउथ पोल होता है, 90 डिग्री साउथ पोल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ मिलते हैं, कर्क रेखा पे नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसीलिए यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ मरुस्थल ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मिलते हैं विषुवत रेखा के आसपास। तो हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो ये पढ़ाने वाले हैं भारत में। देखो भारत की अगर अवस्थिति की बात करूं इसी मैप में, तो भारत यहाँ पड़ता है। देखो उत्तर गोलार्ध में भारत की जो अवस्थिति है ना वो 23.5 डिग्री, ठीक है ना, ये भारत पड़ता है। भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, ठीक बीचों बीच से, भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। तो अब आपको बताना, भारत में देखो विषुवत रेखा के नीचे तो ये वाला पार्ट पड़ेगा ना, ये, तो इस क्षेत्र में ज्यादा उष्ण कटिबंधीय वन पाई जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, कह रहा पूर्वोत्तर राज्य, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में, इन्हें सेवन सिस्टर राज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर, 7 बहनों के राज्य, सेवन सिस्टर राज्य, सेवन सिस्टर स्टेट, ठीक है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में मिलती हैं, तमिलनाडु में। दक्षिण में कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में, केरल में भी मिलते हैं, ध्यान रखना। कह रहा है ये वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, मैंने बताई थी अधिक वर्षा जहां होगी वहां मिलेंगे। कह रहा है जब वर्षा ज्यादा होगी तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपसे पूछे जैव विविधता क्या होती है, तो आप कहते हैं ना जहां भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत ज्यादा प्रजाति पाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति, जहां भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं, उन्हीं को हम जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अंग्रेजी में से अगर आप जानना चाहते हो तो बायो डायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को जैव विविधता को। मान के चलो बहुत देख रहे हैं कितने प्रकार की प्रजाति होंगी वृक्षों की, यहाँ कितने प्रकार के जीव जंतु होंगे, कीट वगैरह होंगे, रेंगने वाले रेप्टाइल होंगे, बहुत सारी जनजातियां यहाँ होती है, प्रजातियां होती हैं, ठीक है ना, स्पीसीज वगैरह, जीवों की भी और वनस्पतियों की भी, इसीलिए यहाँ की जैव विविधता ज्यादा होती है। कह रहा है इसीलिए इनको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। कह रहा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में शांत घाटी केरल भी शामिल होती है। केरल की जो शांत घाटी है वहां भी भारत में जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब देखो इस पर आधारित क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन है बेटा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ठीक है ना। कह रहा आसाम में, राजस्थान में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में। देखो राजस्थान में तो किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होती ही नहीं है। गुजरात इसी के पास पड़ता है, इसीलिए नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भी वर्षा ज्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ वन ज्यादा पाए जाते हैं, सदाबहार वन नहीं पाए जाते। तो फिर पूर्वोत्तर राज्यों में कौन बचा? असम, क्योंकि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसीलिए कि मेघालय, आपने सुना होगा मेघालय का चेरापूंजी,
एक गांव पड़ता है चेरापूंजी में, मानसेव राव। कहाँ? मानसेव राम। इस गांव में तो भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वर्ष में, ध्यान रखना। 11,022 समथिंग सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। 1122 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। ठीक है ना? तो क्लास कैसी लगी? हम यही डेली टॉपिक के साथ डिस्कशन आपके लिए लाते रहेंगे। क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा देंगे, इसीलिए आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लाते रहें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी के चैनल के, जो हमारा चैनल है सिलेक्शन इंडिया अकेडमी, इसी के टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए तो ये PDF भी आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।